नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरह से एक के बाद एक सेल्फ गोल करते जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को आक्रमण करने का बेहतर मौका मिल रहा है। जानबूझकर समझदार नेता आखिर ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये समझ से परे है। वो भी तब जब लोकसभा का चुनाव चल रहा हो, चुनाव प्रचार अपने पीक पर हो। ऐसे माहौल में रायपुर में कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन के अंदर कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा के साथ जो कुछ हुआ वो न केवल कांग्रेस के अंदर गुटबाजी को दिखाता है, बल्कि एक शर्मसार घटना की ओर इशारा करता है। कांग्रेस की अपनी ही नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर साफ तौर पर इसका खुलासा करती हैं और उनका वीडियो भी वायरल होता है, तब वहां हमें समझना होगा कि आखिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में चल क्या रहा है। राधिका खेड़ा ने जो लिखा, उनके एक एक शब्द पर आप गौर करें। कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं। उसके बाद जो आखिरी लाइन में लिखा, उस पर आप गौर करें। करूंगी खुलासा। ये करूंगी खुलासा वाला शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। राधिका खेड़ा के साथ क्या कुछ हुआ होगा, उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता एक के बाद एक तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अलावा खुलकर कैमरे के सामने आकर तीखे आरोप लगा रहे हैं। पीसीसी दफ्तर में जौनपुरिया सुशील की गुंडागर्दी, महिला नेत्री से की अश्लील हरकत, हे राधिका हे राधे। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने जो कुछ लिखा, उसे पढ़ने के बाद लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई राधिका खेड़ा के साथ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। भाजपा के नेता केदार गुप्ता ने तो साफ तौर पर इसे कांग्रेस की आंतरिक कलह के साथ जोड़ दिया। कौशल्या मां की धरती में अगर कोई राष्ट्रीय नेता कांग्रेस की दुखी है तो हमारा भी मन विचलित होता है। आप कांग्रेसियों से बच लीजिए राधिका जी, बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा। ये मोदी की गारंटी और विष्णुदेव साय के सुशासन की गारंटी है। इसी तरह भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने भी एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बारी आती है उस वीडियो की जिसे लेकर चर्चा है। राधिका खेड़ा कांग्रेस मुख्यालय में बाकायदा रो रही थी, बहुत परेशान लग रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई थी। जो कुछ हुआ, किसी ने उसका वीडियो बना लिया। उनके साथ जो भी अत्याचार हुआ या प्रताड़ना हुई, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर की नेत्री यदि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस मुख्यालय में आकर रो रही है और कह रही है कि खुलासा करूंगी, तो उससे कांग्रेस के नेताओं को सचेत हो जाना चाहिए। ऐन चुनाव के समय आखिर राधिका खेड़ा के साथ क्या कुछ हुआ। सर, ऐसा नहीं है मैं पार्टी छोड़ के कभी अपने 40 इयर्स की लाइफ में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। जो मेरी इंसल्ट करी गई, मेरे को चिल्लाया गया। इस वीडियो में थोड़ी अस्पष्ट आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, जिसमें वो कह रही हैं, मेरी 40 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं जब उनसे बात करती हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाता है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर खाने जो कुछ तू मैं चल रहा है। हाल में ही एक और वीडियो आया था जिसने दुनिया को बता दिया कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। ये नज़ारा जिसका मैंने पहले भी उल्लेख किया था, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज आए तो थे रायपुर के रेलवे स्टेशन में खामियों को गिनने, लेकिन उनके पीछे खड़े विकास तिवारी का हाथ पकड़कर खींच लिया संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने। उसके बाद चंद सेकंड की वो हरकत कैमरे में कैद हो गई। बात गाली गुफ्तार और झगड़े तक पहुंच गई। हालांकि तब किसी तरह उस विवाद को थाम लिया गया, लेकिन राधिका खेड़ा के साथ जो कुछ हुआ वह निश्चित रूप से बेहद शर्मसार करने वाली घटना है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के बाद अब बात राष्ट्रीय स्तर की जाए। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता या यूं कहें सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने भगवान राम का नाम लेकर कुछ नए आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया राम मंदिर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था तब वहां किसी गरीब को नहीं बुलाया गया, जबकि राहुल गांधी अच्छी तरह जानते हैं कि वो गलत बोल रहे हैं। पहले भी जात पात की बात करते रहे हैं, यहाँ तक मीडिया के सामने प्रश्न कर दिया कि तुम कौन सी जात के हो। तमाम ऐसी बातें इन दिनों राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो साफ तौर पर बता रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा कहीं ना कहीं वामपंथ की ओर चले गई है और लगातार विचारों से भटकते हुए संपत्ति सर्वे जैसी बात भी आती है। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उस पर आप गौर करें और उसके बाद मैं आपको एक और तस्वीर दिखा दूंगा जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता की इन बातों की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, सारे के सारे वहां बैठे थे। आपने किसी गरीब मजदूर को देखा, किसान को देखा? कोई था वहां पे गरीब? ना।
जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों का सम्मान कर रहे हैं। आज जब मैं विश्लेषण कर रहा हूँ तो ये विश्व श्रमिक दिवस है और ये एक अजब संयोग है, श्रमिकों के सम्मान की ऐसी सुखद तस्वीर आज 1 मई को आपको देखने को मिल रही है। ये मंदिर निर्माण में लगे वो कर्मवीर हैं, जो श्रमिक हैं, मजदूर हैं। अब बात वापस छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने जिस तरह से राम से लड़ने की बात की और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी का उन्हें नाम भी नहीं पता था और मीडिया के सामने नाम पूछने लगे शिव कुमार डहरिया का, वो तस्वीर थोड़ी हास्यास्पद थी। लेकिन उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा उससे आपको हैरानी होगी कि मल्लिकार्जुन खड़गे को ये तक नहीं पता है कि हमारे सनातन में कितने लिंगों की मान्यता है और राम और शिव के झगड़े वाली ये बात आखिर मल्लिकार्जुन क्यों कर रहे थे, वो क्या दर्शाना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी की तरह वो भी इतने ज़्यादा भटक गए हैं, 80 साल से ज़्यादा की उनकी उम्र हो चुकी है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कुछ कहा उस पर एक बार तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन कैमरा झूठ नहीं बोलता। उन्होंने जो कुछ किया उस पर आप गौर करें। शिव कुमार डहरिया, देखो इनका भी नाम शिव कुमार। अबे बराबर है, राम का मुकाबला कर सकता है, राम का मुकाबला कर सकता है, क्योंकि ये शिवा है, कि ये शिवा है। मेरा भी मल्लिकार्जुन बोले तो मैं भी शिवा हूं, मैं भी शिवा हूं। अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है, अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है, अष्टलिंग में मेरा एक लिंग है। बार बार अपनी अज्ञानता से ही सही, लेकिन भगवान राम के विरुद्ध जो झगड़े वाली बात और कभी राम के अस्तित्व को नकारने वाली हरकत, और इससे पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या न जाना कांग्रेस को कहीं ना कहीं बैकफुट पर ढकेलता है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन ने मल्लिकार्जुन खड़गे की इस अज्ञानता और सनातन के विरुद्ध कही गई इन बातों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट की। हिंदू होने के नाते मुझे पहले आपत्ति है, ये कैसे व्यक्ति हैं जो शंकर भगवान और राम भगवान को लड़ाई करना है, ये लड़ेगा राम से ऐसा बोलते हैं। इनके भाव को देखो आप कैसा है, मैंने उनको समझना पड़ेगा भैया। दोनों ने एक दूसरे की पूजा की, दोनों ने एक दूसरे को मान्यता दी, दोनों एक दूसरे को मानते हैं। ऐसी कथाएँ भरी पड़ी हैं पूरे हमारे शास्त्रों में और पुरातन गाथाओं में। किस तरह का बात करना शुरू करते हैं मुझे ये समझ नहीं आता। इन्हीं के बेटे हैं जिन्होंने कहा था कि सनातन धर्म को नष्ट करना चाहिए, स्टालिन के बेटे ने कहा था, तो इनके बेटे ने भी कहा था कि उसको नष्ट कर देना चाहिए। अब भैया वो सब चिंता छोड़ें, पहले अपने सभा में देखें आधी कुर्सी खाली थी। तो ये आए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी आधी कुर्सियाँ खाली हैं, फिर वो कहते हैं कि अष्टलिंग। भैया 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, इनको ये भी नहीं मालूम। और मसला ये है कि आप किस विषय पर बात करना चाहते हैं, आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं, आप क्यों राम से लड़ना चाहते हैं, जो पूरे भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं, आराध्य हैं, उनसे आप लड़ना क्यों चाहते हैं। जिन्होंने सनातन को अपमान किया, उनके पुत्र ने जब इतनी अपमानित करने वाले शब्द बोले, उस समय शिव के अवतार बनने की इच्छा नहीं हुई थी। आज शिव के अवतार बन रहे हैं। उस समय टोपी पहनने के लिए परेशान थे, आज माला फेरने आए हैं और राम को हराएंगे। एक तरफ कांग्रेस के नेता बार बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दे रहे हैं हमला करने का। लोकसभा की छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। ऐसे माहौल में चुपचाप ईडी जो अपनी कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से महादेव सट्टा ऐप से लेकर दूसरे अन्य मामलों में ईओडब्ल्यू से लेकर एसीबी की कार्रवाई चल रही है, उससे अब साफ संकेत मिल रहे हैं आने वाले सप्ताह भर के अंदर कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होगी। इन सब मामलों के अलावा एक बेहद चर्चित मामला रहा, तारीख थी वो 8 अप्रैल 2023, जिसने छत्तीसगढ़ की उस खौफनाक घटना को पूरे देश भर में चर्चा के केंद्र में ला दिया। वो जगह थी बीरनपुर, एक अनजाना सा गांव अचानक चर्चा में आ गया, जहां भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई। इस घटना की फिलहाल सीबीआई जांच चल रही है। 1, 2, 3 करके लगातार 7 एफआईआर दर्ज हुए हैं इस मामले में। 2 मुसलमानों की हत्या भी हुई थी 10 अप्रैल 2023 को। इस पर आरोप लगे कि चूंकि चुनाव नजदीक था और हिंदूवादियों का आक्रोश चरम पर दिख रहा था, इसलिए हिंदूवादियों के उस आक्रोश की आग को ठंडा करने के लिए
2 मुसलमानों की बलि दी गई, उनकी हत्या की गई। वो हत्या किसने की, अभी कोर्ट से फैसला आना बाकी है। आनन फानन में करीब हफ्ता भर बाद 18 लोगों की गिरफ्तारी होती है। अलग अलग गांव के जो युवा गिरफ्तार होते हैं, बाद में एक एक कर सबको जमानत मिल जाती है। जबकि भुवनेश्वर साहू हत्याकांड में 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आपकी स्क्रीन में वो 7 FIR नजर आ रही होगी, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। पहली FIR भुवनेश्वर साहू के चाचा भागीरथी साहू ने दर्ज कराई थी, जिसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई। दूसरी FIR साजा के उप निरीक्षक BR ठाकुर, जिनके सिर पर प्राण घातक हमला किया गया था, उसका उल्लेख है। तीसरी FIR को सेंसिटिव बताकर उसका ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। चौथी FIR जिसमें गांव के बाहर खातून बी का घर जलाने का मामला दर्ज करवाया गया। 5वीं FIR में सरदार खान का घर जलाने का उल्लेख है और साथ में इस बात का भी उल्लेख है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान यह सब हुआ। और 6वीं FIR जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था, रहीम और अब्दुल मोहम्मद जिनकी हत्या हुई, उनकी FIR दर्ज करवाई गई। और 7वीं FIR गांव के कोटवार के विरुद्ध दर्ज करवाई गई। आरोप है कि कोटवार ने सेहतर खान के ट्रैक्टर में आग लगाई। इस FIR में ही साहू समाज की गांव में बैठक के बाद पत्थरबाजी का उल्लेख है। कुल मिला के एक के बाद एक 7 FIR कहीं ना कहीं उस समय मामले को एक अलग दिशा देने की कोशिश बताया जा रहा है। लेकिन भुवनेश्वर साहू की हत्या के बाद जिन 2 मुसलमानों की हत्या हुई थी, उस समय धारा 144 लगाई गई थी। कर्फ्यू जैसे हालात थे, परिंदा भी पर नहीं मार पा रहा था पुलिस की बिना अनुमति के। लेकिन गांव के निकट ही पिता पुत्र रहीम और ईदुल मोहम्मद की हत्या हो जाती है। तत्काल पुलिस को पता भी नहीं चलता, अगले दिन पता चलता है और उसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। अलग अलग गांव से आए हुए कुछ युवाओं का नाम सामने आता है, जिनका आपस में कोई लिंक नहीं था। बताया गया कि आक्रोश के दौरान पिता पुत्र की हत्या कर दी गई। इस पर अब गहराई से पड़ताल होगी और उसके बाद हमें पूरी उम्मीद है और ढेर सारी गिरफ्तारियां होंगी। कुछ ऐसे लोग जो समाज को तोड़ने का काम करते रहे, कुछ ऐसे लोग जो तुष्टीकरण के काम करते रहे, कुछ ऐसे लोग जो खाली अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में आते रहे और राजनीति के माध्यम से ही लोगों का शोषण करते रहे। जिस वक्त भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई, उसके अगले दिन सुबह 9 अप्रैल को पहुंचने वाले शुरुआती चंद पत्रकारों में एक मैं भी था। उस वक्त मुझे भुवनेश्वर साहू के पिता ईश्वर साहू ने अपने बेटे की जलती हुई चिता के सामने जो बातें बताई, उसे मैंने पहले की वीडियो में भी उसका जिक्र किया है। उनके घर गया और एक एक कर लगातार हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग की, तमाम विषम हालात थे। पुलिस ने हमें रोका, कई तरह के दबाव बनाए गए, व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से भी हमें धमकाने की कोशिश की गई। तब की सरकार भूपेश बघेल की सरकार थी। विषम हालातों में हमने वो चैलेंज को स्वीकार किया। हमारी उस वीडियो को 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा। लगातार हम सच के साथ बने रहे। हम न डिगेंगे, हम न रुकेंगे, हम न झुकेंगे। सच के साथ देश और धर्म की रक्षा के लिए लगातार राष्ट्रबोध अडिग रहेगा। मेरा आपसे आग्रह है कि लगातार आप सच का साथ दें। राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपका और हमारा साथ ज्यादा मजबूती से लंबे समय तक बना रहे। नमस्कार।